इंश्योरेंस का इसके अंदर एक बहुत बड़ा मतलब ख्याल है कि आपको एक वो कॉन्फिडेंस देता है बिजनेसमैन को कि वो काम करें खुल के और आपकी जो सिक्योर जो इन्वेस्टमेंट है या आपका जो एसेट्स है वो सिक्योर है। पीजी का बेसिकली मकसद है पाकिस्तान के अंदर हर किस्म के बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेस हर किस्म की इंडस्ट्री को अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो यूथ के लिए भी यही मशवरा है कि वो भी अपने बड़ों से भी और ख़ुद भी माशाल्लाह जिस तरह चल रहे हैं तो उस तरह से चलते रहें और अपने आप को हर तरह से आगे बढ़ने के लिए अपने आप से कंफर्ट लेवल से बाहर निकलें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट वर्दा भट्ट फ्रॉम बिजमाइंड पॉडकास्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी मुतासिर कुन शख्सियत मौजूद हैं जो कॉर्पोरेट स्पेशलिस्ट के साथ साथ SKA ग्रुप के CEO और सलाम तकफ़ुल लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। आइए आपका तारुफ करवाते हैं सैयद खुर्रम अनीस से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खुर्रम साहब, आपकी तो बहुत सारी अचीवमेंट हमने सुनी है और काफ़ी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपने काम भी किया है, वॉलंटरीली भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं और कॉर्पोरेट्स के तो आप किंग समझ ले एक तरह से। तो अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और किस तरीके की जर्नी आपकी रही और क्या एक मैसेज है जो यूथ के लिए है, थोड़ी एक मोटिवेशनल चीज़ें जो जिसने आपको एक मोटिवेट किया इतनी सारी चीज़ें करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल वर्दा, अगेन थैंक यू वेरी मच टू इनवाइट मी। और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं अगर अपने जर्नी स्कूल से अगर मैं बात करूं तो बेसिकली मेरे फादर जो थे ही वाज न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड ही वाज पोस्टेड इन एटॉमिक एनर्जी कमीशन हैदराबाद टंडोजाम। तो एट दैट टाइम वी वर इन हैदराबाद और मेरा स्कूल जो था वो मेरी हाई स्कूलिंग जो हुई वो हैदराबाद पब्लिक स्कूल से हुई। उसके बाद मेरे फादर की पोस्टिंग हो गई और ही वाज द मेंबर ऑफ द कोर टीम ऑफ अब्दुल कदीर ख़ान। तो वो फिर उसके बाद वहाँ से फिर वो इस्लामाबाद और फिर कोटा में उनकी पोस्टिंग हो गई। तो हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए और लेकिन उस टाइम पे इस्लामाबाद वाज मतलब इट्स लाइक अ जंगल टाइप, बिल्कुल के कुछ नहीं था, घर वर बहुत, क्योंकि बहुत पुरानी बात है बिल्कुल। आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली 80s। और फिर उसके बाद मेरी जो मदर थी और हम लोग सारे कराची शिफ्ट हो गए और मेरे फादर जो थे वो इस्लामाबाद में ही रहे। तो फिर मेरी बाकी जो कॉलेज वगैरह था वो मैंने कराची से किया और उसके बाद फिर मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएट किया। उसके बाद फिर मास्टर्स किया, MBA किया फाइनेंस के अंदर और फिर मास्टर्स इकनॉमिक्स में भी मास्टर्स किया और आफ्टर डेट फिर ICAP का मेंबर भी मैं रहा है, तो मैंने वहाँ से भी फिर आर्टिकलशिप वगैरह कंप्लीट किया, ये सारी चीज़ें। तो ये तो मेरी एजुकेशन की और मेरी जो पर्सनल जर्नी जो रही वो इस तरह से थी। फिर मैंने जॉब स्टार्ट की तो मैं फार्मास्यूटिकल मुख्तलिफ, पहले तो मैं इनिशियली तो मैं गया था टेक्सटाइल सेक्टर को मैंने ज्वाइन किया। फिर वहाँ से मैं ट्रांसफ़र होकर निकल गया वहाँ से। थोड़ा सा मैंने सोचा कि मूव किया जाए। इनिशियल डेज जो होते हैं आपके करियर के, उसमें अगर आपने मूव करने हैं तो आपको जंप अच्छी मिल जाती है, तो वो एक टारगेट था। तो मैं फिर इस टेक्सटाइल से निकल के इनिशियली चला गया इन्वेस्टमेंट साइट्स पे, इन्वेस्टमेंट जैसे मदारबाज वगैरह होते हैं, म्यूचुअल फंड। वहाँ से फिर मुझे एक टारगेट मैंने बनाया था कि यार किसी तरह मुझे मल्टीनेशनल कंपनीज़ को में जाना है और ये। तो फाइनली फिर मैंने ज्वाइन किया बायर फार्मास्यूटिकल को ज्वाइन किया और वहाँ पे मैं काफ़ी अर्सा मैंने काम किया। और जब मैं वहाँ काम कर रहा था तो मुझे एक इंसान के अंदर एक होता है ना कि जैसे एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही होती कि जो आपके अंदर कुछ और टैलेंट होता है जिसको आप चाहते हैं कि यूटिलाइज भी करें, चाहे वो आप फाइनेंशियली भी उसको आपको फ़ायदा होता है और उसको आप अपने जो टैलेंट को है वो आप उसको अच्छे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे फील होता था कि यार शायद जॉब वाला मैं आदमी नहीं हूँ बाय नेचर, शायद मुझे लगता था कि मुझे बिज़नेस साइड पे आना चाहिए। तो इट वाज मतलब आई थिंक 18 ईयर्स बैक जब मैंने वाज इन बायर तो मैंने कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू किया। अच्छा, अब आपको पता है जो नौकरी करते हैं लोग उनके साथ ये मसला होता है कि यार उनका फंड बड़ा लिमिटेड होता है, बड़ी मेहनत की कमाई होती है, तो बंदा सोचता है कि सबसे पहले कि कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे पैसे डूबने के चांसेस कम से कम हो, क्योंकि आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि अगर वो खुदा न खास्ता आपके पैसे डूब गए तो आप तो फिर रिकवर नहीं हो सकते। तो मैंने ये देखा कि जी कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें मैं जा सकता हूँ।
तो मुझे लगा कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ऐसा है कि जहाँ पे आपका फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रहती है, क्योंकि आपका मेन जो पार्ट है कंस्ट्रक्शन में वो आपका प्लॉट होता है ओके। जिस पे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं। बिजनेस मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने शुरू किया तो पहले ही प्रोजेक्ट में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत दी, तो वो वहाँ से फिर मैंने कंस्ट्रक्शन के काम में पूरी तरह से आया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए जो, और मैंने सारे जो प्रोजेक्ट किए वो बेसिकली डीएचए के अंदर ही किए, कराची डीएचए के अंदर। फिर कुछ हमने प्रोजेक्ट और भी किए थोड़े कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप में। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जॉब के साथ साथ मैंने आपने एक रिस्क लिया और अल्लाह ने माशाल्लाह उसमें बरकत भी डाली। और ये देखें, बात यह है कि मैं हमेशा यंगस्टर्स को भी बोलता हूँ जो मेरे इवन मेरे फैमिली के अंदर हों या मेरे दोस्त के बच्चे हों या उनको, तो मैं हमेशा उनको एक मोटिवेशन ये देता हूँ कि ज़िंदगी में आपको अपने कंफर्ट लेवल से एक तो बाहर निकलना होता है, बिल्कुल ऐसा। और चेंज को एक्सेप्ट करना और अपने आप को चैलेंज करना। ये तीन ऐसी चीज़ें कि जब आप करते हैं तो आपको अल्लाह ताला खुद, चूँकि आपकी नीयत सही हो, सबसे बड़ी बात तो नीयत है कि आपकी नीयत सही हो, और अपने आप कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के अगर आप अपने आप को चैलेंज करते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला कामयाबी देता है। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए, जिस तरह मैंने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में देखा था कि कैलकुलेटेड रिस्क थी। मुझे पता था कि जी अगर नई मकान बिकेगा वर्स्ट कम वर्स्ट, तो लेकिन एक एसेट अपनी जगह होगा, कुछ नहीं होगा। अगर हालात ख़राब हैं, जैसे आजकल हालात ख़राब हैं काफ़ी, तो इसमें क्या होगा, मैं किराए पे लगा दूंगा, उसको रेंट पे डाल दूंगा। तो मतलब ये कि वो एक बड़ी कैलकुलेटेड रिस्क थी। तो यंगस्टर्स आजकल भी देखें, हालात पाकिस्तान के नो डाउट के इस वक्त इकॉनमी के हालात और बिज़नेस की जो हालात हैं वो बहुत ख़राब है, और आप इन ख़राब हालात में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं। हमेशा एक कहते हैं ना, सॉट एनालिसिस आप अपना करें कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को हर वक्त करते रहना चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनली करे चाहे वो पर्सनल लाइफ में करे। तो पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपसे गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों को आपने कैसे सही करना है, उन गलतियों से आपने क्या सीखना है, सीखने के बाद कैसे आगे लाइफ में चलना है। तो सेम इज़ विद आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कैलकुलेशन के बावजूद भी गलती कर जाते हैं, बट यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। अदरवाइज अगर आप अपने कंफर्ट लेवल में बैठे रहेंगे और अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे और चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी, अगर मैं समझता हूँ कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो रिस्क तो हर जगह है, लेकिन हिम्मत करना और इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, नीयत साफ तो मंजिल आसान। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिस्क लेने से ही डरते हैं। असल रिस्क टेकर ही वही है, कामयाब बंदा ही वही है जिसने रिस्क लिया हो अपनी ज़िंदगी में। बाकी ये अल्लाह ताला की ज़ात होती है कि अप्स एंड डाउन तो ज़िंदगी में आते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों को दिल में लेके बैठ जाते हैं और कुछ लोग उसको लर्निंग समझकर आगे बढ़ते हैं और वो कामयाब भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अभी देखें, जिस तरह मैं अभी आपको बताया कि मेरा फार्मास्यूटिकल साइड का रहा एक्सपीरियंस तकरीबन 18-19 साल में उसमें रहा। फिर उसके बाद मैं 18-19 साल से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ, और अब मैं इंटायरली 2019 से जब मैंने बायर छोड़ी तो मैं इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की, सलाम तक। अब बायर के अंदर मैं फाइनेंस में काम करता रहा थ्रू आउट, और जब मैं इंश्योरेंस की फील्ड में आया तो माशाल्लाह से सेल्स देख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा। और बिल्कुल आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर से निकल करके आप इंश्योरेंस सेक्टर में एक टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल टोटली डिफरेंट है हर तरह से, यानी कि इंडस्ट्री भी डिफरेंट है, बिल्कुल, और नेचर ऑफ वर्क भी डिफरेंट है। मतलब फाइनेंस से निकल के एकदम सेल्स साइड पे आना। खुर्रम साहब, माशाल्लाह 28 साल का तजुर्बा आपका कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में रहा है, और बिल्कुल ही एक सलाम फैमिली तकफ़ुल एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म आपके लिए रहा है। तो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का तजुर्बा आपकी लाइफ में कैसा गुजरा है? मैं अगर कॉर्पोरेट की बात करूं तो मेरा, जिस तरह मैंने कहा कि मैं मुख्तलिफ इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ रहा वक्तन फ़वक्तन। तो टेक्सटाइल में मैं गया, पहले इनिशियली टेक्सटाइल सेक्टर में था, फिर उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट साइड पे, जिस तरह मदारबा कंपनीज होती हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए वहाँ पे गया। और फाइनली मेरा जो एक गोल था कि मैं किसी तरीके से एक कोई मल्टीनेशनल अच्छी कंपनी ज्वाइन करूं, तो मैंने फिर बायर फार्मास्यूटिकल, जो बायर पाकिस्तान के नाम से, तो वो मैंने ज्वाइन की। तो उसके बाद मुझे ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो आपके लाइफ में डिसिप्लिन आता है, बेसिकली वो डिसिप्लिन शायद अच्छी कंपनी, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर जाते हैं तो वहाँ से आपकी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं फील करता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर में रहने से मुझे जो फ़ायदा हुआ वो ये कि
सबसे बड़ी बात है कि कमिटमेंट के मामले में मैं बहुत ज़्यादा, मेरी कोशिश होती है कि अगर किसी से मैं कोई कमिटमेंट करता हूँ, कोई टाइम देता हूँ, तो मैं उस पर पहुँचूँ, उस कमिटमेंट को पूरा करूँ। तो ये चीज़ एक जो लाइफ में डिसिप्लिन होता है वो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा सीखते हैं। कनेक्शंस बिल्ड हो जाते हैं Connections build होते हैं आपके। और ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी में एक डिफरेंट चेंज आ जाता है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट आपका से। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका प्रोफेशनल ग्रूमिंग तो होती है, साथ साथ आपकी पर्सनल ग्रूमिंग होती है। और मेरे साथ चूँकि जो अच्छी चीज़ मैं फील करता हूँ वही है कि डिफरेंट इंडस्ट्री की वजह से मुझे सीखने को और ज़्यादा मिला, इन्वायरमेंट डिफरेंट मिले। अब जिस तरह मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तकरीबन 17-18 साल काम करने के बाद मैंने आज से 5 साल पहले मैं इंश्योरेंस की फील्ड में आया और मैंने सलाम तकाफुल ज्वाइन की। अब मैं जब फार्मा में था तो मैं फाइनेंस देख रहा था, फाइनेंस साइड पे था, और जब मैंने सलाम तकाफुल ज्वाइन की देख तो इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट, आप फार्मा से एकदम आप इंश्योरेंस में आए और मैं सेल्स साइड पे आया। तो एकदम आप इंडस्ट्री भी डिफरेंट हो और आपकी लाइन भी चेंज हो जाए, आप फाइनेंस से सेल्स में आ जाए। तो लेकिन चूंकि मुझे इसमें फ़ायदा इसलिए था कि जिस तरह मुझे लगता था कि मैं, जिस तरह इनिशियली मैंने आपको बताया कि मुझे एक बिजनेस माइंडेड मैं शुरू से रहा, कुछ ना कुछ मैं करता रहता था, और यही वजह है कि मैंने कंस्ट्रक्शन भी किया। तो वो एक माइंडसेट जो मेरा था वो था यही, मेरा कंफर्ट लेवल शायद मैं फाइनेंस का बेसिकली शायद आदमी नहीं था, वो चला गया एक तरह से फाइनेंस में, अल्लाह ताला ने वहाँ भी बड़ी इज्जत दी। बट जो बिजनेस साइड का जो एक था वो फ्लेवर हमेशा आपके अंदर रहा और उसको मैं कुछ ना कुछ करता रहा। मींस कि कोई इतना हसल आपकी लाइफ में नहीं आया, आपने बहुत अच्छे तरीके से दोनों प्लेटफॉर्म को ग्रैब कर लिया। ये इतना आसान नहीं है, मैं बताऊं ऐसे कि ये इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो जिस तरह इनिशियली आपको बताया कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, चैलेंज करना पड़ता है, आपको अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि बाहर से देख के ना देखें बड़ा आसान लगता है कोई भी काम के आप जब कर रहे होते हैं तो बाहर देख करके लोग बोलते हैं यार इसने अगर जॉब के साथ कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ें की, मुख्तलिफ बिजनेस में आए, लेकिन वो उनको प्रॉब्लम्स आए इसमें। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक डिफरेंट वो दिया है, उसकी एक कैपेसिटी लेवल, उसका टैलेंट, उसको, लेकिन टैलेंट हर किसी में होता है, अल्लाह ताला देता हर किसी को है। सिर्फ डिपेंड ये करता है कि आप उस टैलेंट को कैसे इस्तेमाल यूटिलाइज कैसे करते हैं। और मेरे चूँकि बिजनेस माइंड में रहता है, तो ये जो सेल्स में जब मैं आया सलाम तकाफुल में, तो यहाँ पे मेरी नेटवर्किंग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेटवर्किंग का शुरू से था, सोशलाइज ये वो चीज़ें। फिर मैंने रोटरी ज्वाइन की थी आज से 4-5 साल पहले। तो उस वक्त भी ये था कि दिमाग में कि अल्लाह ताला ने हमें हमारी एक हम्बल कैपेसिटी में रहते हुए जो कुछ दिया है, पाकिस्तान ने बहुत कुछ, हम इस मुल्क की वजह से हैं जो कुछ भी है अपनी हम्बल कैपेसिटी में, तो कुछ पे बैक इस माशरे को भी करें, पाकिस्तान को भी करें, तो मैंने ज़रूरी भी है। जी हाँ बिल्कुल। तो मैंने फिर रोटरी इसी मकसद से ज्वाइन की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह रोटरी के अंदर मुझे बड़े मौके मिले कि मैं इस किस्म के काम कर सकूँ। फिर मैं नेक्सस रोटरी का प्रेसिडेंट बना अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पे फ्लड जो आया था लास्ट हमारे पाकिस्तान में, तो उसमें हमने सिंध के अंदर बहुत काम किया एज अ प्रेसिडेंट, और हमारी जो पूरी टीम थी नेक्सस की उसने बड़ा काम किया और उसको रिकग्नाइज भी किया गया बड़े लेवल पे भी हर जगह। और आज भी मतलब इंटीरियर से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं अगर उनको कोई ज़रूरियात होती हैं, कोई मसला है वहाँ पे, तो माशरे में एक इम्पेक्ट हमने अपनी क्रिएट किया वहाँ पे। रोटरी का काम भी यही है, एक इंटरनेशनल एनजीओ है। तो इस तरीके से वहाँ मुझे बड़ा मौका मिला। अभी जिस तरह से मुख्तलिफ हम इवेंट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ सोशल जो गैदरिंग कर रहे होते हैं, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वहाँ पे हम किसी तरीके से लोगों को एजुकेट करें कि माशरे में क्या किस किस्म की मुश्किलात हैं लोगों को, कि जिसमें हम अपनी जो भी जिसकी जो कैपेसिटी उसमें रहते हुए अपना कोई कंट्रीब्यूशन डालें। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें कि आपको अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अलावा आपको थोड़ा सा वॉलंटरी कोई काम ऐसा ज़रूर करना चाहिए। और ख़ास करके अब जिस स्टेट ऑफ मैं कहूँगा जिस स्टेटस पे हम हैं, जिस एज ग्रुप में हम हैं, उसमें तो ख़ास करके मुझे ये फील होता है कि अब हमें शायद काम से ज़्यादा अब अपने मुल्क और गिविंग वाली साइड पे होना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने की है। खुर्रम साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप से भी रहा है, उसमें आप माशाल्लाह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या किरदार आपका वहाँ पर रहा है। देखिए, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप जो है वो बेसिकली जो उसका मकसद है
वो ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बिज़नेस फेडरेशंस हैं, मुख्तलिफ बिज़नेस ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन वो सारे ग्रुप्स अनफॉर्चुनेटली अपने अपने कुछ रीजंस की वजह से एक आवाज़ बन करके पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए उस तरह से इम्पेक्ट नहीं कर पाते जिस तरह उनको करना चाहिए। बिल्कुल। तो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप का बनाने का मकसद ही यही था कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म बने सबके लिए, जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी हम एक कॉमन आवाज़ बने और हम एक इम्पैक्टफुल आवाज़ हों, जो कि जब हम बात करें तो हमारी आवाज़ गवर्नमेंट लेवल पे सुनी जाए। अभी क्या होता है कि जी बिजनेसमैन हमारे जितने भी हैं वो सारी मुश्किलात में भी हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं बिजनेस में, काफ़ी सारे हर्डल्स लोगों को हैं, कायबोर का रेट बहुत हाई है, बिज़नेस के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में मिलना चाहिए, जो बिज़नेस सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं हैं। और हम इंडिविजुअल लेवल पे बोल रहे होते हैं, हम इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स कह लें, अपने इन्हीं एसोसिएशंस की या वेस्टर्न इंटरेस्ट कह लें, मैं उसको जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, उसकी वजह से वो पावरफुल आवाज़ नहीं बन पाते। और गवर्नमेंट को बड़ा फ़ायदा ये एक मैं कहता हूँ उसके लिए है कि ये आवाज़ स्प्लिट हो जाती है। एग्जैक्टली। और जब कोई चीज़ स्प्लिट हो जाए ना तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो जब स्ट्रेंथ कम होती है तो गवर्नमेंट को भी पता होता है कि जी ये जो बोल रहे हैं ठीक है, अभी बोल रहे हैं, हम अपना काम करते रहें जो हमें करना है। तो वो जो चीज़ करना चाहिए गवर्नमेंट को, बिकॉज ऑफ के बिज़नेस कम्युनिटी या मुख्तलिफ फॉरम से एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ जाए, वो उस तरह नहीं जाती, तो गवर्नमेंट भी उस तरह से उस चीज़ को टेकअप नहीं करती है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप जो हमारा जो बेसिकली विजन है वो यही है कि हम इस प्लेटफॉर्म से एक ऐसी आवाज़ बने जो सबकी आवाज़ हो, और यही हम कोशिश कर रहे हैं और हम मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करते हैं मुख्तलिफ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप सोसाइटी में और इस ओहदे के साथ आप करना चाह रहे हैं, तो उम्मीद है कि उसी तरीके से वो चीज़ें होती रहें। खुर्रम साहब, जिस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट साइड से और इंश्योरेंस की तरफ बहुत रुझान है, हमारी सोसाइटी में जब भी इंश्योरेंस की बात होती है तो लोगों का इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको कभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई या किस तरीके से लोगों को कन्विंस करने में आप लोग सक्सेसफुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए हमारे यहाँ बेसिकली जो बिज़नेस कम्युनिटी है, क्योंकि इंश्योरेंस जाहिर सी बात है, अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी पे तो बहुत छोटे पैमाने पे काम होते हैं ना, लेकिन आप बेसिकली जो होता है कॉर्पोरेट साइड पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे जो इंश्योरेंस हो रही होती हैं चीज़ें कराने, वो इम्पैक्टफुल इंश्योरेंस होती है। और वो उसके अंदर हमारा, चूँकि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान, हमारे यहाँ लोगों की ये सोच होती है, और जो कि बहुत बिल्कुल राइटली है, कि जी इंश्योरेंस या बैंकिंग साइड पे जो है ये एक नॉन इस्लामिक एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। तो इस वजह से लोग चाहने के बावजूद भी, बहुत से ऐसे बिजनेसमैन को मैं जानता हूँ जो हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिकान हैं, जो कि वो इंश्योरेंस की तरफ नहीं आते। तो ये प्रॉब्लम जो था, उससे प्रॉब्लम ये होता है कि इकोनॉमिकली भी जो अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मिसहैप होता है किसी इंडस्ट्री में, तो वो लॉस भी उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा। बट चूँकि उनका ईमान की मैं मजबूती बोलूँगा कि वो नहीं कराते हैं, इसलिए कि उनको वो नहीं कराते थे, बल्कि मैं कराते हैं का नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। उसकी वजह है कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग साइड पे भी और इंश्योरेंस साइड पे भी इस्लामिक बैंकिंग आपने सुना होगा, जिस तरह मुख्तलिफ बैंक्स खुल गए हैं, इसी तरीके से इंश्योरेंस के अंदर भी तकाफुल बेसिकली इज़ इस्लामिक नेम ऑफ इंश्योरेंस। ओके। अगर आप इंश्योरेंस लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसके अगेंस्ट में इस्लामिक में तकाफुल है। अच्छा, मैं जब टेबल की दूसरी तरफ था तो मैं ये कहता था यार कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। ये नाम चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बेसिकली एसेंस तो जो है इसका पीछे जो कोर जो है वो विजन जो है वो एक है। बट ऐसा नहीं है, मैं गलत था। जब मैं इंश्योरेंस की फील्ड में आया तो मैंने उस चीज़ को काफ़ी देखा, पढ़ा लोगों से। हमारे यहाँ सलाम तकाफुल के अंदर और हर तकाफुल कंपनी में एक शरिया बोर्ड होता है, उनके साथ भी मैंने उनके मालूमात ली। तो इसकी जो प्रैक्टिस है एंड टू एंड, वो प्योरली इस्लामिक प्रैक्टिस है। अगर मैं तफसील में जाऊँगा तो शायद बात लंबी हो जाएगी, लेकिन उसमें जो एंड टू एंड प्रैक्टिस है बेसिकली उसमें प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओके। और उसमें एक पूल होता है, मैं छोटा सा अगर आपको ब्रीफली बता दूँ, एक पूल होता है जिसके अंदर से आप क्लेम्स दे रहे होते हैं और जो पैसे बचते हैं वो आप अपने क्लाइंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट इज़ एंड टू एंड। आप उसको प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट अपनी कंपनी में
उसको नहीं इंडक्ट करते। तो ये बेसिकली एक इस्लामिक एंड टू एंड इस्लामिक प्रैक्टिस जो मेन एसेंस है। तो सलाम तकाफुल अल्हम्दुलिल्लाह, फिर लास्ट ईयर हमने अपने तकरीबन कोई 10,000 से ऊपर कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए थे। वो जो हमारी पूल में से जो तकाफुल जो वफ़ का जो है उसमें से जो पैसे सरप्लस थे वो हमने क्लाइंट में किए और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर भी हमने किए थे। लेकिन आपकी इसी बात को मैं कनेक्ट करते हुए एक और सवाल पूछूंगी कि अभी जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या लगता है इंश्योरेंस का आगे कितना स्कोप है? देखें, रिस्क फैक्टर तो दिन ब दिन हर तरह से बढ़ता जा रहा है। इवन आप ये देखेंगे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस कम्युनिटी को मिलना चाहिए था, फॉर एग्जांपल अगर कहीं आग लगती है तो हमारे पास आग बुझाने के लिए जो है वो बैकअप होना चाहिए, चीज़ें नहीं है, फैसिलिटीज़, और तो करोड़ों और अरबों का लोगों को नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। तो बेसिकली ये इंश्योरेंस है जो आपको आपकी उस रिस्क को निगेट करती है और आपको आपकी सारी उस रिस्क को कवर करती है। पहले एक गैप था, जिस तरह मैंने अभी बताया कि जो इस्लामिक इंश्योरेंस या इस्लामिक बैंकिंग का वो गैप भी अब ख़त्म हो गया। बिल्कुल। तो बेसिकली तो ये इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब आपके किसी भी बिजनेसमैन के बैक ऑफ माइंड ये होगा कि मेरा जो एसेट है या मेरा जो रनिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल है या जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो सेफ़ है, मेरी सिक्योर है, अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप भी होता है तो उसके अगेंस्ट में मुझे इसकी रिकवरी हो जाएगी, तो वो एक बहुत बड़ा कंफर्ट लेवल होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। तो इंश्योरेंस का इसके अंदर एक बहुत बड़ा अमल दखल है कि आपको एक वो कॉन्फिडेंस देता है बिजनेसमैन को कि वो काम करें खुल के और आपकी जो सिक्योर जो इन्वेस्टमेंट है या आपका जो एसेट्स हैं वो सिक्योर है। खुर्रम साहब, जिस तरीके से आपका रियल एस्टेट से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और आप ने अपनी एक जिस तरीके से कामयाबी की शुरुआत भी यहीं से की है, अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं और रियल एस्टेट की जो बेसिकली एक चेन है उसे कहेंगे, वो अभी डाउन चल रही है, तो इसके बारे में आप थोड़ा क्या कहेंगे कि कितनी हद तक आपका बिजनेस मुतासर हुआ है इस चीज़ से? देखिए, आजकल के हालात में तो पिछले तकरीबन मैं कहूँ तो 2-2.5 साल से तो पाकिस्तान के जो हालात हैं इकोनॉमी के भी और ओवरऑल रियल एस्टेट के तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। और मतलब बिज़नेस बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब आपका लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपके एंड यूज़र्स आपको नहीं मिल रहे आसानी से, क्योंकि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी गुंजाइश नहीं बची है, फंड्स नहीं है। तो आजकल के हालात में, हालांकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिससे के 72 अप्रॉक्सीमेटली अदर इंडस्ट्रीज जो वेंडर्स हैं वो चल रहे होते हैं। तो पाकिस्तान के हिसाब से या दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए रियल एस्टेट या जो बिज़नेस है, रियल एस्टेट में भी 2 पार्ट होते हैं। एक आपका तो सेल परचेज से रिलेटेड है जो प्योरली लैंड की होती है, और एक होता है जो बिल्ड प्रॉपर्टी। तो बिल्ड प्रॉपर्टी में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़रूरत है लोगों को, हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है जो लोगों को जितने रहाइश की ज़रूरत है इस वक्त। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल हालात की वजह से लोगों की भी कैपेसिटी नहीं रही कि वो परचेज करें और बाय करें। तो अब इस वक्त हालात आस्ते आस्ते अब चूँकि मुल्क में चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल होना शुरू हो रही हैं, बट आई थिंक के सबसे मेन चीज़ है कि देखें जी, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि कोई भी काम करने के लिए हमारे यहाँ, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, सबको सब चीज़ों की समझ होती है। बिल्कुल ऐसा। और पॉलिटिशियंस हैं या इदारे हैं हमारे जो, उनको तो हम एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा समझ होती है। इसकी वजह है कि उनके पास मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बहुत आती हैं जो आपकी सारी चीज़ें बता रही होती हैं, जिसके बेसिस पर आपने डिसीजन लेना होता है। तो वो हमसे कहीं ज़्यादा वाइज और नॉलेजेबल होते हैं। बट कमी किस चीज़ की है? वो सिंसियरिटी की। बिल्कुल ऐसा ही है। सबको अकल है, सबको समझ है, सबके इंडिविजुअल बिजनेस, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी, उनके बेहतरीन चल रहे हैं। नहीं चल रहा है तो पाकिस्तान नहीं चल रहा सही से। तो खुर्रम साहब, पीबीजी की अगर बात करें तो पीबीजी में ई कॉमर्स और आईटी को लेकर क्या विजन है? पीबीजी सिर्फ किसी एक सेक्टर पे तो फोकस नहीं करता। पीबीजी का बेसिकली मकसद है पाकिस्तान के अंदर हर किस्म के बिज़नेस कम्युनिटी या बिज़नेस हर किस्म की इंडस्ट्री को अपॉर्चुनिटी दी जाए। लेकिन सिर्फ पीबीजी नहीं, बल्कि इस वक्त तो दुनिया के अंदर आपको पता है ई कॉमर्स और पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी कि आगे सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ नज़र आ रही है कि जिसमें हर चीज़ अब एआई का हम जिस तरह सुन रहे हैं, आगे चल करके ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आएंगी कि बहुत सारी चीज़ें वैसे ही ड्रिल डाउन हो जाएंगी।
तो और पीबीजी का भी डेफिनेटली फोकस है। पीबीजी के अंदर हमारे यहाँ जो इस तरह एक बाज़ाब्ता इसका कमेटी बनाई गई है, जिसमें कि उस कमेटी के थ्रू हम ये सारा जो ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देते हैं, या आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो आपके जितने भी ये आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है उस प्लेटफॉर्म पे, तो वो वहाँ से काम कर सकते हैं और फिर हम भी उनको हेल्प आउट करते हैं मुख्तलिफ सेशंस, मुख्तलिफ चीज़ें ऑर्गेनाइज करके। तो बेसिकली काफ़ी काम हो रहा है और काफ़ी काम की गुंजाइश है जो अभी करना है। बहुत ज़बरदस्त है, और मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरीके से आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जो एक अच्छे विजन के साथ अपने सोसाइटी के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और जो आगे आने वाली नस्लें हैं उनके लिए भी मौके फराहम कर रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। खुर्रम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा टाइम आपके साथ गुजरा और बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन आपके साथ रही है। एक मैसेज जो आप यूथ को देना चाहते हैं? मैं बेसिकली यूथ के लिए यही मैसेज है कि आप सबसे पहले तो अपने अंदर एक फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, कि हम चाहते क्या हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा पर्पस क्या है। और देखें, मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर यूथ हमारे यहाँ माशाल्लाह से जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि मैं यूथ को मशवरा देने की ज़रूरत है। यूथ हमारी जो है माशाल्लाह ख़ुद बहुत समझदार है, बहुत टैलेंटेड है, और उनके अंदर अभी बहुत छोटी एज में वो सारे काम कर रहे हैं जो शायद हम अपनी एज में सोचते भी नहीं थे। बट फोकस होना, अपने कंफर्ट लेवल से निकलना, अपने आप को चैलेंज करना, और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप से सिंसियर होना और माशरे के साथ सिंसियर होना और इस मुल्क के साथ सिंसियर होना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जी, सिंसियरिटी कम फर्स्ट। अगर आप सिंसियर हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुल्क के साथ और अपने साथ सिंसियर नहीं हैं तो आप वो सारे काम जितने भी करेंगे वो आप शायद पर्सनली तो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं लेकिन माशरे में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। तो आई थिंक कि यूथ को काफ़ी समझ है और हमसे ज़्यादा समझदार हैं जो आजकल की बिल्कुल यंग जनरेशन है। बट स्टिल आज भी हम सीखते हैं, इस उम्र में यूथ से भी सीख रहे हैं, और अपने हर रोज़ एक दिन ऐसा होता है जो नया दिन होता है, उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यूथ के लिए भी यही मशवरा है कि वो भी अपने बड़ों से भी और ख़ुद भी माशाल्लाह जिस तरह चल रहे हैं तो उस तरह से चलते रहें और अपने आप को हर तरह से आगे बढ़ने के लिए अपने आप से कंफर्ट लेवल से बाहर निकलें। मैं अपने इस पूरे सेशन में आखिर में सबसे ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो बिज़माइंड की टीम और बिज़माइंड के जो मैनेजमेंट है उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका प्रोवाइड किया कि आप लोगों के साथ बैठ के मैं बात कर सकूँ, अपनी जो एक्सपीरियंस उसको शेयर कर सकूँ। और बिज़ से मतलब बिज़नेस, और बिज़ माइंड का मतलब ये कि बिज़नेस माइंड, मतलब बिज़नेस माइंड का मतलब मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो आप लोगों का जो एक टारगेट फोकस या आपका जो गोल है वो बहुत ज़बरदस्त है कि इस मुल्क के अंदर आपने ऐसे लीडर्स, ऐसे लोग जो ऑलरेडी या तो लीडर्स हैं तो उनको उस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो वो अपनी एक आवाज़ को बुलंद कर सकें और अपनी बात माशरे में ला सकें और उस पर कुछ इम्पैक्ट डाल सकें। और जो लोग वो कैपेसिटी रखते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा, तो वो एक तरह से ये नई लीडरशिप तैयार करने वाली बात है जिसको मैं कहूँगा, तो वो भी बिज़माइंड बड़े अच्छे तरीके से करें। तो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बिज़माइंड, और अल्लाह ताला आप लोग को इसी तरह काम करते रहें और तरक्की दें। Thank you so much, Khurram. So it was such a nice talking with you. Thank you very much. for coming. Thanks a lot.